कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे वो डबल साल्ट से डिफरेंट होते हैं और कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि इन जनरल जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, अगर वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है किसी ए और बी एटम के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन ए का और एक इलेक्ट्रॉन बी का, इन्होंने आपस में ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ये बॉन्ड फॉर्मेशन अगर किया, तो इस टाइप का ये जो बॉन्ड होता है ये कैसा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन इन केस ऑफ ए मेटल्स में क्या होता है, मेटल तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होती है, तो उसके पास में एक लिगेंड होता है, या तो वो क्या हो सकता है, एनाइन हो सकता है, या फिर हो सकता है उसके पास लोन पेयर हो। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा, उसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो लिगेंड के ही रहेंगे। तो इस टाइप के जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको किस तरह से डिनोट करते हैं, तीर के निशान से, एरो से डिनोट करते हैं। और एरो की डायरेक्शन कहाँ से होती है, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होती है ना। तो ये वाला जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, वो इस लिगेंड के ही है। तो इस टाइप का जो एक स्पेसिफिक काइंड का बॉन्ड है, उससे रिलेटेड जो केमिस्ट्री है वो कौन सी है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। और उससे जिन कंपाउंड्स में इस टाइप का बॉन्ड पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते कैसे हैं, तो कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड, सबसे पहले तो क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कैसे होते हैं, एडिशन कंपाउंड्स ही होते हैं। एडिशन कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक तो डबल साल्ट होते हैं और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी पूछा जाता है कि डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस है। तो कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए टू और ए मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन स्टाइकियोमेट्रिक रेशो, मतलब दो या दो से ज्यादा जो है ना स्टेबल जो कंपाउंड्स होंगे वो स्टाइकियोमेट्रिक रेशो में है ना कॉम्बिनेशन करके क्या बनाते हैं, एडिशन कंपाउंड बनाते हैं। एडिशन कंपाउंड, एडिशन दो या दो से ज्यादा है ना स्टेबल कंपाउंड्स होंगे जो कि एक स्टाइकियोमेट्रिक रेशो में है ना कॉम्बिनेशन करके है ना क्या बनाएंगे, एडिशन कंपाउंड बनाएंगे। अब ये एडिशन जो कंपाउंड्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, या तो ये डबल साल्ट हो सकते हैं या फिर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। तो हमें ये भी समझना होगा कि कौन से डबल साल्ट होते हैं और कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, और ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस भी, क्योंकि दोनों कैसे हैं, एडिशन कंपाउंड है। अब बात आती है बोथ डबल साल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए टू और ए मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन ए स्टाइकियोमेट्रिक रेशो, राइट। दोनों टाइप के, चाहे डबल साल्ट हो चाहे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हो, कैसे बनते हैं, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन ए स्टाइकियोमेट्रिक रेशो। हाउएवर दे डिफर इन ए एक्वस सॉल्यूशन, लेकिन जो डबल साल्ट होते हैं और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनका जो एक्वस सॉल्यूशन में है ना जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं डबल साल्ट के। एक तो होता है कार्नेलाइट, ये फिक्स एग्जाम्पल से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है और ये कॉमन एग्जाम्पल्स है। कार्नेलाइट होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, KCl MgCl2 6H2O। ठीक है, देखो ये KCl एक पोटेशियम क्लोराइड था, एक मैग्नीशियम क्लोराइड था, दो स्टेबल कंपाउंड थे, इन दोनों का एडिशन हुआ और ये एक कंपाउंड बन गया है ना जिसका नाम क्या है, कार्नेलाइट है। इसी के अलावा ये एक एग्जाम्पल हो गया, मोहर साल्ट होता है। मोहर साल्ट का एग्जाम्पल क्या होता है, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस अमोनियम सल्फेट हो गया एंड 6H2O। तो ये हो गया मोहर साल्ट का, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2, ये हो गया मोहर साल्ट का एग्जाम्पल हो गया। एक होता है पोटास एलम, पोटास एलम को क्या बोलते हैं, फिटकरी, है ना। जो फिटकरी हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करी जाती है वो फिटकरी ही क्या है, पोटास एलम है। ठीक है, तो फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 होल ट्राइस 24H2O, ये इसका फॉर्मूला हो गया। सिंपलेस्ट अगर फॉर्मूला देखें इसका, KAlSO4 होल ट्वाइस 12H2, ये दोनों ही फॉर्मूले आपको पोटाश एलम या फिटकरी के रूप में देखे जा सकते हैं, K2SO4 Al2SO4 होल ट्राइस 24H2O। ठीक है, अब अगर बात करते हैं जैसे डबल साल्ट है, जैसे कार्नेलाइट अगर हमने लिया और इसका क्या बना लिया हमने, इसमें वाटर में डिजोल्व करके इसका क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। इस सॉल्यूशन में अगर हम टेस्ट करेंगे, इस सॉल्यूशन में किन किन जैसे एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल में, तो यहाँ पे है ना ये K+ का भी टेस्ट देगा,
क्लोराइड आयन का भी टेस्ट देगा, मैग्नीशियम +2 का भी टेस्ट देगा, ठीक है। मतलब इस आयन का भी टेस्ट देगा, इसका भी टेस्ट देगा, इसका भी टेस्ट देगा। मतलब जो सॉल्यूशन फेज होगी इसमें क्या होगा कि इसके आयन्स है ना, जितने भी इसमें आयन्स है सभी का टेस्ट देगा। अगर इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, मतलब ये हो गया कि जैसे ये तो थी इसकी सॉलिड फेज हो गई है ना, तो सॉलिड फेज में तो क्या है, ये तो थी इसकी सॉलिड फेज हो गई और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो सॉलिड फेज में तो ये कैसे प्रेजेंट है, एज ए कार्नेलाइट प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही इसको वाटर में डिसॉल्व करके इसका सॉल्यूशन बनाया, ये कार्नेलाइट जो पूरा एक जो कंपाउंड है उसकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। ये जितने भी आयंस से मिलके बना हुआ है ये इन सब का टेस्ट देगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि जो डबल साल्ट की जो आइडेंटिटी होती है वो सॉल्यूशन में लॉस्ट हो जाती है। आइडेंटिटी क्या होती है, सॉल्यूशन में लॉस्ट हो जाती है, लॉस्ट इन सॉल्यूशन। और सॉलिड में देखा जाए तो आइडेंटिटी रहती है। जैसे ही अगर हम मोहर साल्ट की बात करते हैं, इसका भी अगर हम सेम सॉल्यूशन बनाएंगे और इसके जो सॉल्यूशन फेज होएगी, अगर इसमें वाटर ऐड करके इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन फेज में किस किस का टेस्ट देगा, Fe+2 का भी टेस्ट देगा, सल्फेट का भी टेस्ट देगा और अमोनियम आयन का भी टेस्ट देगा, ठीक है। इन तीनों का टेस्ट देगा। मतलब जैसे ही मोहर साल्ट का अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन फेज में ये जो पूरा कंपाउंड है ना, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी कि लॉस्ट हो जाएगी। ये पूरा एक कंपाउंड नहीं रहेगा, ये अपने सारे आयंस में डिवाइड हो जाएगा। और एसिडिक बेसिक रेडिकल्स का अगर हम टेस्ट करेंगे, जो भी मेथड है, तो इसमें अमोनियम का भी टेस्ट देगा, Fe+2 का भी देगा और सल्फेट का भी टेस्ट देगा। इसी प्रकार अगर फिटकरी की बात करते हैं सॉलिड फेज में, तो क्या होगा, ये पूरा एक कंपाउंड रहेगा। अगर मान लो कि अगर फिटकरी का जो सॉलिड फेज है उसमें से अगर एक क्रिस्टल लेंगे तो इसमें है ना ये पूरी स्ट्रक्चर रहेगी। लेकिन जैसे ही अगर हम इसका सॉल्यूशन बना देंगे तो इसमें क्या होगा, K+ आयन का भी टेस्ट देगा, सल्फेट आयन का भी टेस्ट देगा, एल्यूमिनियम +3 का भी टेस्ट देगा। इन सभी आयंस का क्या होगा, सॉल्यूशन फेज में ये टेस्ट देगा। मतलब इसकी जो सॉल्यूशन फेज में आइडेंटिटी क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है। बात करें डबल सोल्ट डिसोसिएट इनटू द सिंपल आयंस कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व इन ए वाटर। मतलब क्या होता है कि जो डबल सोल्ट होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है जिन आयंस से वो मिलकर बना होता है। वेयर दैट इज एडिशन कंपाउंड आर दोज हु लूज देयर आइडेंटिटी इन ए सॉल्यूशन फेज, है ना, इन सॉल्यूशन। मतलब डबल साल्ट कौन से एडिशन कंपाउंड होते हैं, वो एडिशन कंपाउंड होते हैं जो कि सॉल्यूशन फेज में अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देते हैं। वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं डबल साल्ट कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल है, अगर हमारे पास ये है K2SO4 और Al2SO4 हॉल्ट्राइज, इन दोनों को क्या है कि ये भी एक स्टेबल कंपाउंड है और ये भी एक स्टेबल कंपाउंड है। इन दोनों के एडिशन से, कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बना, फिटकरी बना, एलम बना, ठीक है, एलम बना। अब इसको क्या करेंगे, जैसे ये पूरा एलम बन गया, K+ एल्यूमिनियम +3 और सल्फेट हो गया, ठीक है। इन दोनों को मिक्स किया सॉल्यूशन में और इससे क्या बन गया, ये एलम बन गया। फिर इसके बाद में क्या करेंगे कि इसे इवोपरेट करेंगे। इवोपरेट करने पे क्या होएगा, इवोपरेशन करने पे क्या होएगा, ये जो है ना पूरा एक है ना क्रिस्टल बन जाएगा। तो वो जो क्रिस्टल होगा ना वो तो किसका टेस्ट देगा, किसके क्रिस्टल बनेंगे, K2SO4 Al2SO4 हॉल्ट्राइज 24H2। क्रिस्टल किसके होंगे, एलम के होंगे, मतलब फिटकरी के होंगे। लेकिन अगर इस क्रिस्टल को जैसे कि हमने बॉईल किया और ये क्रिस्टल बने, है ना, ठीक है, बॉईल कर लिया इसको क्या किया, बॉईल किया, तो ये वाटर तो सारा इवोपरेट हो गया और ये क्रिस्टल किसके होंगे, K2SO4 K2SO4 Al2SO4 हॉल्ट्राइज 24H2, ये इसके क्रिस्टल होंगे। इनकी टेस्टिंग करेंगे तो। लेकिन अगर इन्हें वापस क्या करेंगे कि वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। अब इन क्रिस्टल्स को वापस अगर है ना इसमें H2O में डिसॉल्व कर दिया तो इस पूरे जो ये क्रिस्टल है इसकी आइडेंटिटी नहीं रहेगी। ये वापस कैल्शियम, पोटेशियम प्लस एल्यूमिनियम और सल्फेट जो आयंस होंगे उनके टेस्ट देने लग जाएगा। मतलब क्या है कि सॉलिड फेज में तो इसकी आइडेंटिटी है लेकिन सॉल्यूशन फेज में ये आइडेंटिटी लॉस्ट कर देता है। वहीं अगर दूसरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करते हैं, अब एडिशन कंपाउंड होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तो जो कॉम्प्लेक्स आयन डोंट डिसोसिएट इनटू आयंस। इन सॉल्यूशन में क्या होगा कि ये वो कॉम्प्लेक्स आयंस क्या होते हैं कि आयन कंप्लीटली है ना जो जिनसे ये मिलकर बने होते हैं उन आयंस में डिसोसिएट नहीं होता। जैसे कि Fe, ये एक है ना कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है, तो ये अगर इसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये ना तो Fe+2 का टेस्ट देगा और ना ही साइनाइड आयन का टेस्ट देगा। ये टेस्ट किसका देगा, पूरा ये जो आयन है ये इसका टेस्ट देगा।
एडिशन कंपाउंड which don't lose their identity in a solution are called क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। मतलब वो एडिशन कंपाउंड जो अपनी है ना जो सॉल्यूशन फेज में होते हैं अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। अब जैसे ये है, ये एक स्टेबल कंपाउंड है, ये एक स्टेबल कंपाउंड है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये एक कंपाउंड बन गया। अब इसकी टेस्टिंग करेंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये किस किस का टेस्ट देगा, किस किस से मिलकर बना है, ये Fe+2 से भी मिलकर बना है और साइनाइड से, तो ये इसका भी टेस्ट देगा और इसका भी टेस्ट देगा। जब इसका टेस्ट करेंगे तो ये पोटेशियम का भी देगा और साइनाइड का भी देगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास ये कंपाउंड बना है। ये है ना, एक तो है ना इसका टेस्ट देगा, है ना, और एक पोटेशियम का टेस्ट देगा, ठीक है। इसमें एक तो इसका टेस्ट आएगा और एक पोटेशियम का टेस्ट आएगा। लेकिन क्या होगा, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है ये है ना Fe+2 और जो साइनाइड आयन है ना इनका इंडिविजुअली टेस्ट नहीं देगा। मतलब पूरा एक ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसका पूरे का एक टेस्ट आएगा, अलग से इंडिविजुअली जो Fe+2 की जो टेस्टिंग होगी और जो साइनाइड की जो टेस्टिंग होगी ये सॉल्यूशन में नहीं देगा, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस डबल सॉल्ट और ए कॉम्प्लेक्स आयन, है ना। तो सबसे पहले अगर हमारे पास अगर कोई कंपाउंड दे दिया तो उसे कैसे पहचान करें कि वो डबल साल्ट है या फिर कॉम्प्लेक्स आयन है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि सॉल्यूशन हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ ए साल्ट, मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ ए साल्ट क्या है कि जो भी है ना एडिशन कंपाउंड बन रहा है वो दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनका क्या करेंगे, सॉल्यूशन हो गया, इसमें सॉल्वेंट रहेगा और ये सॉल्यूशन हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, इवेपोरेट करेंगे, तो ये क्या बच गया, इसका क्रूड बच जाएगा। और फिर उस जो ये अब ये मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड हो गया, ठीक है। और एडिशन कंपाउंड, अब ये मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड जो बना है या तो ये डबल सॉल्ट होगा या फिर क्या होगा, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। अब इसकी कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये है ना डबल सॉल्ट है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इस क्रूड को वापस है ना वाटर में डिसॉल्व करेंगे और फिर इस जो सॉल्यूशन बना है वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में इसका बिहेवियर चेक किया जाएगा। इस बिहेवियर के बेसिस पे हम देखेंगे कि वो डबल सॉल्ट है या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इन डबल सॉल्ट में क्या होता है कि मोल्टन और सॉल्यूशन फेज गिव्स टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस बाय विच दे आर मेड, है ना। मतलब या तो मोल्टन जो गलित अवस्था होती है उसमें, और सॉल्यूशन फेज में क्या होता है कि जितने भी इसमें आयंस से ये मिलकर बना है डबल सॉल्ट उन सब के टेस्टिंग देगा। वही बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या मतलब हो गया, जिनसे है ना ये जिन आयंस से ये मिलकर बना है उनके टेस्ट नहीं देगा, सबके टेस्ट नहीं देगा ना। डजंट गिव टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस बाय विच दे आर फॉर्म्ड, दे ऑल्सो गिव द टेस्ट ऑफ ए न्यू टाइप ऑफ ए आयन नॉन एज ए कॉम्प्लेक्स आयन। मतलब जिनसे सबसे मिलकर बना है उनका टेस्टिंग नहीं देगा, है ना, ये नए टाइप के आयंस का टेस्टिंग देगा, है ना। एक है ना जैसे कॉम्प्लेक्स आयन बनता है ना, जैसे यहाँ पे ये था FeCN6-4, इसका टेस्टिंग देगा। ये था, ये किससे मिलकर बना था, FeCN2 प्लस KCN, है ना। तो यहाँ पे है ना ये ना तो पोटेशियम का टेस्ट दे देगा और ये पूरे इस कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट देगा। इसमें ना तो Fe+2 का टेस्ट मिलेगा और ना ही साइनाइड आयन का टेस्ट मिलेगा। तो मतलब क्या हो गया, जिन किस किस आयन से मिलकर ये बने थे, ये मिलकर बने थे Fe+2 साइनाइड और पोटेशियम से। तो ना तो Fe+2 का टेस्ट दे रहा है ये और ना ही साइनाइड का टेस्ट दे रहा है, ये देगा पोटेशियम का और ये इस कॉम्प्लेक्स आयन का ये टेस्ट देगा। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। अब जैसे आइडेंटिफाई द कंपाउंड एज ए डबल सॉल्ट और ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अभी ये तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये भी कैसा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये है ना सल्फेट और इसे कॉम्प्लेक्स आयन है इसका टेस्ट देगा, और ये जो ये वाला है ये इस पोटेशियम का एंड इस कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्टिंग देगा। तो ये कैसे है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। वहीं अगर हम बात करें जो KCl MgCl2 6H2, ये क्या है, कार्नेलाइट है और ये मोहर साल्ट है FeSO4 NH4 ऑल ट्वाइस SO4 6H2। तो ये कैसे होते हैं, डबल सॉल्ट होते हैं। इसमें ना सारे K+ का भी टेस्ट देगा, क्लोराइड का भी देगा, मैग्नीशियम+2 का भी टेस्ट देगा, इसमें F इसका भी देगा, सल्फेट का भी देगा, अमोनियम का भी देगा। तो ये जितने आयन से मिलकर बना है उनकी सबकी टेस्टिंग देने वाला कौन सा होता है, डबल सॉल्ट होता है। मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन फेज में इस पूरे जो जैसे कार्नेलाइट है इसकी आइडेंटिटी नहीं होगी, सारे अलग अलग आयंस में टूट जाएंगे।
जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर ये जैसे अमोनिया में है ना NiCl2 का एक सॉल्यूशन है, अमोनिया क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है। जब इसे ग्रीन कलर होता है, अभी इनिशियली इसका कलर कैसा है, ग्रीन है, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ है निकल +2 आयंस के डी ट्रांजिशंस के कारण कैसा कलर है इसका, ग्रीन कलर है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसे हीट किया, ये क्रूड बन गया, ठीक है। इस क्रूड का कलर कैसा हो गया, ब्लू कलर्ड क्रिस्टल हो गए। अब ये ब्लू कलर्ड क्रिस्टल कौन से हो गए, NiCl2 6NH3 हो गए, ये ना ब्लू कलर के हो गए। अब ये क्या है, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड है, मतलब ये एडिशन कंपाउंड है। अब ये डबल सॉल्ट भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हो सकता है। फिर इसे वापस से है ना H2O में डिसोल्व किया गया, और अब इस सॉल्यूशन के बिहेवियर को, इसका बिहेवियर चेक करेंगे कि क्या ये जिनसे मिलकर बना है सभी का टेस्ट दे रहा है, या फिर एक उनका टेस्ट ना देके एक नए टाइप आयन का टेस्ट दे रहा है। इसका कलर कैसा है, ब्लू है, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस आयन के प्रेजेंस के कारण ये कैसा है, ब्लू कलर का है। अब इसमें है ना देखो, एक तो क्लोराइड का टेस्ट देगा और एक इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट देगा, एंड निकल +2 का भी टेस्टिंग नहीं देगा और अमोनिया का भी टेस्टिंग इसमें नहीं देगा, ठीक है। क्लोराइड आयन का देगा और इस कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट देगा। तो मतलब ये जो कंपाउंड बना है वो कैसा है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस तरह से इनका बिहेवियर चेक किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर द बैकबोन ऑफ ए मॉडर्न इनऑर्गेनिक एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ए केमिकल इंडस्ट्री। मतलब अभी जो रिसर्च चल रही है इनऑर्गेनिक में, वो किस पे बेस्ड चल रही है, मोस्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे बेस्ड चल रही है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए कंडीशन क्या चाहिए होती है, एक तो है ना, एक तो इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो वो तो लिगेंड होगा, और जिसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होती है, मेटल होएगी। तो इन दोनों के बीच में है ना इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा। तो ये जो मेटल्स होती है ना, वो कौन सी होती है, मोस्टली ट्रांजिशन मेटल्स होती है ना। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच मेटल एटम्स आर बाउंड टू ए नंबर ऑफ एनाइंस और ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये जो लिगेंड होते हैं, या तो ये क्या हो सकते हैं, या तो ये एनाइन होंगे या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे जिनके पास क्या होगा, Lp रहेगा, ठीक है। आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे जो डे टू डे लाइफ में, या फिर हमारे जो हम देखते हैं कि किसमें है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो क्लोरोफिल होता है ना, उसमें जो सेंट्रल मेटल होती है वो कौन सी होती है, मैग्नीशियम होती है। हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड का जो रेड कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है हीमोग्लोबिन, उसमें जो आयरन होती है ना, सेंट्रल मेटल होती है, ये भी कैसा होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। विटामिन B12 जो कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे साइनोकोब्लामिन बोलते हैं, उसमें कौन सी मेटल होती है, कोबाल्ट मेटल होती है। इसके अलावा है ना, ये सब एनसीईआरटी में इन्होंने मेंशन है। मेटलर्जिक प्रोसेस में भी होता है, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट में तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत सारे यूज आते हैं एज अ कैटलिस्ट। एनालिटिकल रिएजेंट में यूज होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, टेक्सटाइल डाइंग में, एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में। टेक्सटाइल डाइंग का मतलब हो गया जो कपड़ों की रंगाई वगैरह में ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी होता है, और मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी इसका यूज होता है। जैसे अगर है ना बॉडी में है ना कॉपर की एक्सिस हो जाती है ना, कॉपर आयन की, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर कॉपर आयन की एक्सिस हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर ईडीटीए का अगर कोई कॉम्प्लेक्स, जो ईडीटीए के जो ये क्या है, लिगेंड है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है, तो ये क्या होता है, कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और फिर इसे बॉडी से एक्सक्रिएट करने के भी ये काम में आता है। अब होते हैं टर्मिनोलॉजीज क्या क्या यूज होती है ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और ए स्फेयर, जो है ना ये ब्रैकेट के अंदर होती है ना, इसे क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोलते हैं। जितनी भी ये जो बड़े वाले ब्रैकेट में होती है ना, इस वाले जो ब्रैकेट में लिखी जाती है, ये क्या होती है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती है। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी सब्स्टिट्यूएट सेंट्रल एटम, किस कंस्टिट्यूएट किस किस से बनी होती है, और ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी एक तो उसमें होती है सेंट्रल एटम, मेटल एटम होता है, और या फिर वो मेटल एटम होएगा या आयन होएगा, और बॉन्डेड टू फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और ए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में होती है, एक तो है ना सेंट्रल मेटल होती है। अब ये कैसी हो सकती है, या तो एटम भी हो सकती है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकती है, या फिर ये आयन भी हो सकती है, मतलब इसकी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है, मतलब ये M भी हो सकती है और Mn+ भी हो सकती है। ये तो क्या हो जाएगी, सेंट्रल एटम हो जाएगा, ठीक है। और ये बाउंड रहती है कुछ लिगेंड्स से बाउंड रहती है, जैसे कि ये हो गया
ये फिक्स्ड नंबर रहते हैं हर मेटल की, उसके हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, उसके जो वैकेंट ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग क्या होती है कि बाउंड रहती है। अब ये जो लिगेंड होता है ये क्या हो सकता है, या तो एनाइन भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है इसके पास लोन पेयर भी हो सकता है। बाउंड टू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और ए मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ये तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा, और ये क्या हो गया, आयन हो गया। तो देखो यहाँ पे अगर इस एग्जाम्पल में देखें, ये तो क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है, ये तो मेटल आयन है। ये क्या है, ये है ना सेंट्रल जो मेटल आयन है, ये बाउंड है इस आयन से है। ये आयन है क्योंकि ये क्लोराइड आयन है, और ये अमोनिया मॉलिक्यूल है जिसके पास क्या है कि लोन पेयर है, ये मॉलिक्यूल है। तो मतलब क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कंस्टिट्यूएंट है सेंट्रल एटम और ए आयन बॉन्डेड टू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ ए आयंस और ए मॉलिक्यूल से बाउंड रहती है। अब यहाँ पे देखो निकल है, तो ये निकल तो क्या हो गया, ये सेंट्रल एटम हो गया, और ये जो है ना ये लिगेंड हो गए। जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं जिनसे ये ना जुड़ी हुई रहती है सेंट्रल एटम है ना, फिक्स्ड नंबर के जो आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। तो ये तो क्या होगी, सेंट्रल एटम हो गई, और ये क्या होगी, लिगेंड हो गए। इसी प्रकार यहाँ पे सेंट्रल एटम आयरन हो गई, इसमें है ना कोबाल्ट हो गया, और इसमें प्लेटिनम हो गया, और ये बाकी ये क्या है, इसमें लिगेंड है। और इन्हें बड़े ब्रैकेट में, इस तरह के जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती है ना उसको डिनोट करने के लिए बड़ा वाला ब्रैकेट यूज में लिया जाता है। अब है ना सेंट्रल एटम क्या होता है, सबसे पहले तो पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी देखेंगे, फिर उसमें सेंट्रल एटम देखेंगे, लिगेंड देखेंगे। इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी द मेटल एटम और ए आयन to which a fixed number of ions or groups are bound in a definite geometrical arrangement around it, it's called the central atom। देखो ये एक, या तो ये एटम या आयन है जिससे क्या होता है फिक्स्ड नंबर में है ना आयंस और ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। एक स्पेसिफिक क्या होता है कि डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट क्या रहता है इनका, जो है ना जैसे ये केंद्र सेंटर में हो गया, और इससे ये जो 6 लिगेंड लगे हुए हैं ना, तो स्पेसिफिक जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में क्या होगा कि 3D जो अरेंजमेंट रहता है ना, जिसे क्या बोलते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट भी बोलते हैं। अब जैसे है ना, अगर 6 लिगेंड अगर किसी मेटल से जुड़े हुए होंगे तो कौन सी उसमें जुड़े हुए रहेंगे, उसकी ज्योमेट्रिकल शेप कौन सी होगी, ये जुड़े हुए रहेंगे ऑक्टाहेड्रल मैनर में। 4 तो इस तरह से प्लेन में रहेंगे, एक प्लेन के ऊपर और एक ये मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया, ठीक है। 4 तो इस प्लेन में रहेंगे 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे के, और एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। तो ये क्या हो गया, इस जो निकल है इससे जुड़े हुए जो चारों तरफ जुड़े हुए जो एटम्स है उसका क्या हो गया कि स्पेसिफिक एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट हो गया। अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं FeCN6, तो ये क्या है, आयरन क्या है, सेंट्रल एटम है। अब सेंट्रल एटम क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है और इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, तो ये क्या है, लुईस एसिड भी बोलते हैं इनको। और ये क्या होता है, लिगेंड होते हैं। और सेंट्रल एटम के चारों ओर जो क्या होता है कि इनका एक जो स्पेसिफिक है ना ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल मैनर में, टेट्राहेड्रल मैनर में, स्क्वायर प्लेनर मैनर। अगर हम इसमें कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, तो कौन से मैनर में जुड़ा रहेगा ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल मैनर में। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कौन कौन से, या तो टेट्राहेड्रल में, TD मतलब टेट्राहेड्रल, और या फिर स्क्वायर प्लेनर में। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये सेंटर में कोई मेटल है और इसके चार तो प्लेन में रहेंगे, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। ये सब का एंगल जो कितना रहेगा, एक दूसरे से 90 डिग्री के ये एंगल पर रहेंगे। तो ये कैसी शेप होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। वही टेट्राहेड्रल की अगर बात करी जाए, ये जो सेंट्रल एटम हो गया और इससे क्या होता है, इस तरह से ये टेट्राहेड्रल मैनर में जुड़े हुए रहते हैं। जो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल रहता है वो 109 डिग्री के लगभग रहता है। वही स्क्वायर प्लेनर में क्या रहता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग हो गया, और पूरे जैसे नाम से ही डिनोट है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग हो गया। तो ये तो सेंट्रल एटम हो गए, और उसके चारों ओर जो लिगेंड है वो एक स्क्वायर के फॉर्म में इससे जुड़े रहेंगे। तो एक प्लेन में रहेंगे जो सारे के सारे एटम्स रहेंगे, तो इसे क्या बोल देते हैं, स्क्वायर प्लेनर बोल देते हैं। अब लिगेंड क्या होते हैं, है ना, लिगेंड क्या होते हैं। सेंट्रल एटम हमने देख ली, जो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होती है, जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल रहते हैं और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, इसलिए लुईस एसिड कहलाती है। उसके बाद में लिगेंड कौन से होते हैं, द आयंस और ए मॉलिक्यूल, है ना, बाउंड टू द सेंट्रल एटम इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड द लिगेंड होते हैं। जैसे कि ये मेटल हो गई,
इसके पास तो क्या आएंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल रहेंगे, और इससे जुड़े हुए जो भी है ना ग्रुप्स रहेंगे, जो इसके जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, वो क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। अब जैसे ये है ना, अगर ये कैसे हो सकते हैं, लिगेंड जो एल एन होगा, या तो ये क्या हो सकता है, आयन भी हो सकता है, आयन का मतलब नेगेटिव आयन है ना, एन आयन हो गया है ना, और या फिर ये क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है जिसके पास क्या होता है, लोन पेयर हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के लिए चाहिए ना। जैसे कैटायन वाले ये नहीं होंगे इसमें है ना, अगर पॉजिटिव चार्ज वाले की बात करें, क्या ये एल हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता भाई, इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं। पॉजिटिव का मतलब तो क्या होगा, खुद के पास ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, क्लोराइड हो गया, H2O हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारे क्या है, ये एज ए लिगेंड फंक्शन कर सकते हैं। इसमें ना ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। यहाँ पे देखो, इसे बोलते हैं इथाइलिन डाइएमीन। ये हो गया 2 कार्बन की क्या हो गई, इथाइलिन हो गई, और ये इससे दो NH2 ग्रुप लगे हैं, तो इसका नाम क्या होता है, इथाइलिन डाइएमीन होता है। जैसे EN से है ना, एब्रीवेशन मतलब इसका जो शॉर्ट फॉर्म होती है ना डिनोट करने की, वो EN होती है, तो इसे EN से डिनोट करते हैं। इथाइलिन डाइएमीन हो गया, ये भी हो गया, ये भी एक लिगेंड है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल टाइप का है और इसमें ये लोन पेयर है। मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन वगैरह, वो भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स में होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब क्या होता है, डेंटिसिटी होती है, एक वर्ड आता है डेंटिसिटी। जैसे ये मेटल है, अब इससे ये लिगेंड है ना, ये कोई लिगेंड है ना, ये कितने एटम्स से जुड़ा हुआ है, ये कितने एटम्स से मेटल से जुड़ा हुआ है। जैसे द नंबर ऑफ ए डोनर एटम्स प्रेजेंट इन ए लिगेंड इज कॉल्ड इट्स डेंटिसिटी ऑफ ए लिगेंड, है ना। तो ये जो लिगेंड है वो मेटल से कितने एटम्स से जुड़ा हुआ है। अब जैसे मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, जो वो लिगेंड जो कि है ना ओनली एक ही एटम से मेटल से जुड़े हुए रहते हैं, वो कैसे कहलाते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है। व्हेन ए लिगेंड इज बाउंड टू ए मेटल आयन थ्रू ए सिंगल डोनर एटम से अगर जुड़ा हुआ रहता है, जैसे कि क्लोराइड। अब सिंगल डोनर एटम का मतलब क्या हो गया कि उसमें एक ही डोनर एटम रहेगा। जैसे H2O में कौन किस एटम से जुड़ेंगे, किसके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास है, तो ये भी मोनोडेंटेड है। अमोनिया भी कैसा है, मोनोडेंटेड है। द लिगेंड, ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेड, मतलब मोनोडेंटेड या फिर यूनिडेंटेड, मतलब जो वो लिगेंड जो है ना केवल ओनली एक ही एटम से मेटल से जुड़े हुए रहते हैं, वो कैसे कहलाते हैं, यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। वहीं अगर बात करें, व्हेन ए लिगेंड इज बाइंड थ्रू 2 डोनर एटम्स, है ना, जब है ना वो लिगेंड जो मेटल्स है ना 2 डोनर एटम्स से जुड़े हुए रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड बोलते हैं। जैसे अगर बात करें, ये NH2 इथाइलिन डाइएमीन है ना, तो यहाँ पे देखो एक नाइट्रोजन, तो ये भी डोनर एटम है और ये भी डोनर एटम है। तो जब ये मेटल से बाइंड करेगा, तो ये इस वाले नाइट्रोजन से भी अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है और इस वाले नाइट्रोजन से भी दे सकता है। तो इसकी जो डेंटिसिटी होगी वो कितनी कैसी हो जाएगी, 2 एटम से एक लिगेंड, तो ये एक है पूरा, है ना, इथाइलिन डाइएमीन जिसे बोलते हैं लिगेंड, तो ये एक है पूरा भाई, ये एक लिगेंड है, लेकिन ये 2 एटम्स से, इन दोनों एटम्स से मेटल से जुड़ सकता है, तो ये कैसा लिगेंड हो जाएगा, बाइडेंटेट हो जाएगा। वहीं अगर बात करें, जैसे ऑक्सलेट होता है C2O4-2 है ना, तो ये एक इस ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है और इस ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, तो ये भी कैसा हो गया, बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। अब पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट भी होते हैं। अब पॉलीडेंटेट हो गया, जो कि है ना एक वेल फेमस एग्जांपल है, EDTA-4 है ना। वेन सेवरल डोनर साइट, है ना, मोर देन 2 से ज़्यादा, मतलब बहुत सारी अगर डोनर साइट अवेलेबल हो, एक ही लिगेंड में अगर 2 से ज़्यादा अगर है ना बहुत सारी जो डोनर साइट्स अवेलेबल हो, मतलब या तो वो आयनिक फॉर्म में हो, या तो उसके पास नेगेटिव चार्ज हो डोनर एटम के पास, डोनर साइट के पास, या फिर उसके पास लोन पेयर हो, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लिगेंड, कैसा बोलते हैं उसे, पॉलीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। when several donor atoms are present in a ligand, a single ligand as a like this, है ना। देखो यहाँ पे 3 तो ये वाले नाइट्रोजन हो जाएंगे, है ना, और एक ये हो जाएगा। तो इस टाइप के जो लिगेंड होते हैं वो कैसे कहलाते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। इसका वेल फेमस एग्जांपल जो हर बार पूछा जाता है, इथाइलिन। देखो इथेन क्या होता है, 2 कार्बन वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, इथेन है ना, ठीक है। अब अगर इससे एक एक ये क्या होता है,
ये हो गया इथेन होता है। अब जैसे इस हाइड्रोजन को किसी ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है ना, कोई भी ग्रुप ये हो सकता है ना, अगर किसी ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो ये वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इथाइलीन, है ना, इथाइलीन। अब है ना दो नाइट्रोजन ग्रुप है ना इससे लगे हुए, किससे रिप्लेस किया तो ये क्या हो गया, डाई अमीन हो गया। दो ग्रुप है, दो अमीन ग्रुप है तो डाई अमीन हो गया। और टेट्रा एसीटेट, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COH, ये क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है ना। तो अगर जो और एसीटेट आयन क्या होता है, अगर इससे H+ निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा एसीटेट आयन। तो अब इस नाइट्रोजन के यहाँ पर भी एक एसीटेट आयन लगा दिया, एक एसीटेट आयन लगा दिया, CH2CO-। देखो ये 4 एसीटेट ग्रुप लगा दिए, तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइलीन। यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, यहाँ से नाम क्या आया, इथाइलीन, यहाँ से क्या आया, डाईएमीन, और यहाँ से क्या आया, ट्राई एसीटेट। ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। अब यहाँ पे देखो कि डोनर साइट कौन कौन सी है। जो डोनर साइट है ना, जो मतलब मेटल के वैकेंट जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स दे सकती है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पे नेगेटिव चार्ज है, एक है ना, तो 4 तो ये ऑक्सीजन हो सकते हैं, मतलब 4 तो ये ऑक्सीजन दे देंगे, ठीक है। ये डोनर साइट होगी। एक आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, और इस वाली नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। दो है ना नाइट्रोजन, यहाँ पे डोनर साइट होगी। तो टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितनी हो गई, डोनर साइट 6 साइट्स हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ डोनर साइट कितनी हो गई, 6 हो गई है ना, ठीक है। तो अगर इसकी डेंटिसिटी पूछा जाए, डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी लिगेंड, डेंटिसिटी सॉरी, डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, एक लिगेंड है वो कितने एटम्स से मेटल से जुड़ा हुआ है, कितने एटम से मेटल से जुड़ा है। तो यहाँ पे ये इसकी डेंटिसिटी है। अब यहाँ पे EDTA को हमने देखा, EDTA -4 है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट है। इसमें है ना 4 तो ये ऑक्सीजन से जुड़ा है और ये 2 नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो इसकी जो डेंटिसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, हेक्सा 6 का मतलब टोटल कितनी हो गई, 6 साइट हो गई। तो हेक्सा डेंटेट ये लिगेंड हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर किलेट लिगेंड की बात करते हैं तो किलेट लिगेंड क्या होता है कि एक तरीके से किलेशन को बोलते हैं जाल। अब जैसे ये मेटल है, अगर ये कोई मेटल है, अगर इससे सिंपली 6 अमोनिया लगे हुए हैं, ये इस तरह से, ये कोई 6 अमोनिया ये लगे हुए हैं, तो क्या इसमें कोई जाल जैसी संरचना बन रही है, नहीं बन रही है। लेकिन वहीं अगर बात करें, अगर इसमें ये इथाइलिन डाइएमीन, अगर ये अगर लिगेंड प्रेजेंट हो, जाल मतलब रिंग टाइप स्ट्रक्चर है ना, जैसे ये मेटल है और इससे है ना 2 डोनर साइड से ये अगर ये इथाइलिन डाइएमीन लिगेंड ये लग गया, तो एक तरीके का देखो 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 5 मेंबर्ड एक रिंग बन गई। अगर इसी तरीके से और बाकी चाहे ये भी लगे हुए हों, ठीक है, तो ये एक क्या हो गया, 5 मेंबर्ड है ना रिंग बन रही है एक, है ना, बाकी सब मान लो कि अमोनिया से। तो अब यहाँ पे देखो ये एक मेटल एटम है और ये एक लिगेंड है पूरा, ठीक है। तो अगर ये 2 डोनर एटम्स से अगर इससे जुड़ा हुआ रहेगा, है ना, तो कंपेरेटिवली बॉन्ड भी अच्छा रहेगा और इसकी जो स्टेबिलिटी होगी ना, वो स्टेबिलिटी भी इस कॉम्प्लेक्स की क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर वही बात करें, अगर EDTA अगर किसी से जुड़ा हुआ है, अब EDTA में तो क्या है कि 6 डोनर एटम है, तो ये 6 डोनर एटम्स से अगर किसी से जुड़ा हुआ रहेगा तो मतलब पूरा एक लिगेंड है और वो 6 डोनर एटम्स से एक ही मेटल से जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी तो और भी ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा किलेशन होता है उतना ही ज़्यादा क्या होएगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है।